चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, काफी दिन बाद हम लोग मिले हैं। कुछ फैमिली रीजंस, कुछ हेल्थ रीजंस और कुछ अदर रीजंस, सारे रीजंस को कंबाइन कर दें तो इसकी वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी। बट अब आपकी क्लास कंटिन्यूअसली होगी और आज की जो क्लास है काफी स्पेशल है, क्योंकि आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी को। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो घटना चक्र से हम उसे कवर कर रहे थे और हमने ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया है। लगभग लास्ट के बस आपके 2 या 3 टॉपिक, राइट, 2 या 3 टॉपिक हैं आपके जो बचे हुए हैं, तो करेंगे कंप्लीट। तो 2 से 3 टॉपिक बस आपके हैं, उन्हें हम करते रहेंगे। और वो टॉपिक है आपके टूरिज्म से रिलेटेड हैं और इंडस्ट्री है और मिसलेनियस बचता है आपका और ट्रांसपोर्ट बचता है। तो ये 2-3 टॉपिक हैं आपके जो बच रहे हैं। तो वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है और उनको हम करेंगे, छूटेगा कुछ भी नहीं, ये मेरी गारंटी है, छूटेगा कुछ भी नहीं। 2-3 टॉपिक जो बचे हैं आपके वो भी पूरे कराए जाएंगे। बट अभी आप हम क्या स्टार्ट करेंगे, काफी दिन बाद आए हैं तो मैं कुछ ऐसे बोरिंग सा नहीं स्टार्ट करना चाहती थी, तो मुझे लगा कि चलिए कुछ नया स्टार्ट करते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे और अब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करेंगे और जो 2-3 टॉपिक आपके इंडियन ज्योग्राफी में बचे हुए हैं उनको हम आगे पीछे कवर करते रहेंगे, वो आपके प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों का जो प्लेलिस्ट है वो मैं अलग बनवा दूंगी। तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगी और इंडियन ज्योग्राफी की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप उसे देख सकते हैं और अपना कंप्लीट कर सकते हैं। यस, वन मोर थिंग, मैं जो भी बच्चे यूपी के हैं तो मैं उनके लिए यूपी स्पेशल की भी एक क्लास जो है वो कंडक्ट करवाऊंगी। तो यूपी स्पेशल भी आपका कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं एक आधा वीडियो डालती रहूंगी और ज्यादा नहीं है उसमें, तो 12-15 टॉपिक है तो वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यूपी जीके भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अदर स्टेट वाले बच्चे जो हैं, अगर उन्हें भी अपने स्टेट से स्पेसिफिक कुछ पढ़ना है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं उनके स्टेट के जो स्पेसिफिक चीजें हैं उस पर भी मैं फोकस करूंगी। तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी को अपने सेशन में। अगेन, सेशन आपको अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के अपने सेशन को, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का होगा। उसमें भी जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ब्रह्मांड के बारे में, यानी कि हम पढ़ेंगे द यूनिवर्स, राइट। यूनिवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, जो यूनिवर्स है उसमें पहले आपने देखा यहाँ सामान्य अवधारणा लिखी है, मतलब आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जा रहा है। जनरल कॉन्सेप्ट के बाद आप पढ़ेंगे सोलर सिस्टम को, ठीक है। सोलर सिस्टम में आप जानते हैं एक सन होता है हमारा, सूर्य है, और उसके बाद हमारे क्या है, प्लैनेट्स हैं, यानी कि ग्रह हैं। उन सारे प्लैनेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो 8 जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। 9 थे, फिर 8 कैसे हो गए, 9 कहाँ गया, उसको प्लैनेट की कैटेगरी में क्यों नहीं रखते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक में, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में। ब्रह्मांड, ये जो यूनिवर्स है ये आपका मेन टॉपिक है और इसके अंदर इस तरीके से आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आपके लगभग 13, 12-13 टॉपिक्स हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है ब्रह्मांड यूनिवर्स वाला, ये आपका लगभग 2 से 3 वीडियो में कवर कराया जाएगा, राइट। क्योंकि कुछ टॉपिक आपके इसमें लेंदी है, जैसे जनरल कॉन्सेप्ट का जो ये टॉपिक है ये लेंदी है। उसके बाद प्लैनेट सिस्टम जो आपका सोलर सिस्टम है उसका भी जो टॉपिक है वो लेंदी है। बट उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसमें अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है, जैसे बृहस्पति के बारे में पूरे एक टॉपिक बताया गया है, एक में अर्थ के बारे में बताया गया है, एक में बुध, शुक्र। तो इस तरीके से वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो जहां बड़ा टॉपिक होगा उसको हम कम टॉपिक्स को कवर करेंगे एक वीडियो में, और जहां छोटे होंगे उन ज्यादा टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। कान राइट से पकड़े या लेफ्ट से पकड़े, बात एक ही होती है। तो वही वाला सीन यहाँ पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को, जो कि ब्रह्मांड के बारे में होगा। एंड यस, सेशन को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। देखिए, जनरल कॉन्सेप्ट की यहाँ पर बात हो रही है, कुछ जो जो सामान्य आपकी बातें हैं उनको यहाँ पर जान लेंगे। तो देखिए, जो आपके ग्रहों की उत्पत्ति यानी कि जो ओरिजिन है प्लैनेट्स का, उसके बारे में सबसे पहले किसने बात की थी? सबसे पहले उसके बारे में एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉम्ट डी बफेन। यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है कॉम्टे डी बफेन, और वैसे हम पढ़ते हैं कॉम्ट डी बफेन। उन्होंने 1749 में सबसे पहले प्लैनेट सिस्टम के ओरिजिन के बारे में एक तर्कपूर्ण परिकल्पना, जिसे कहते हैं ना, एक रीजनेबल एक रीजनिंग दी थी। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट एक फिलोसफर हैं,
जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांट उनका नाम है। तो उन्होंने 1754-55 ईस्वी में ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित यानी कि प्लैनेट के ओरिजिन से रिलेटेड एक लॉ दिया था। एक कह सकते हैं कि एक राशि परिकल्पना, एक कैलकुलेशन दी थी, जो 1796 में लाप्लास ने उसको संशोधित किया, यानी कि उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन किए। मतलब वो पूरी तरीके से सही नहीं थी। जो इमैनुअल कांत ने परिकल्पना दी थी वो पूरी तरीके से सही नहीं थी, तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए किसने? लाप्लास ने। ये सिद्धांत क्या कहलाया? निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेबुलर हाइपोथेसिस। अभी मैं बताऊंगी कि नेबुला क्या होता है, ये नेबुलर जो है चीज ये क्या है। तो उसे नेबुलर हाइपोथेसिस बोला गया, जिसे मॉडिफाई किया था लाप्लास ने, बट ओरिजिनली किसने दिया था? ओरिजिनली उसे इमैनुअल कांट ने दिया था। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? एक तारक या मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, जिसे हम अद्वैतवादी संकल्पना भी कहते हैं। और एक होता है द्वैतारक या द्वैतवादी, जिसे डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट या बाइनरी हाइपोथेसिस कहते हैं। अब देखिए नाम से यहां पर आपको समझ में आ रहा है, जहां पर मोनो यूज होता है, मोनो, तो उसका मतलब होता है वन। और जहां पर डुअल या बाई, बाई यूज होता है या डाई यूज होता है, उसका मतलब होता है टू। तो मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा है जहां पर कोई एक चीज इन्वॉल्व है, और यहाँ डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट या बाइनरी हाइपोथेसिस में एक ऐसी चीज है जहां पर दो चीजें इन्वॉल्व हैं। राइट, अब देखेंगे वो दो चीजें क्या है। देखिए अद्वैतवादी यानी जो मोनिस्टिक यानी जो एक तारक वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या आती है? कॉम्ट की वायव्य राशि परिकल्पना, यानी जो इमैनुअल कांत की गैसियस हाइपोथेसिस आती है, वो आती है आपकी मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट में, यानी कि एक तारक वाले कॉन्सेप्ट में। और जबकि जो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है वो भी इसमें आती है। और जो आपका डुअलिस्टिक है यानी जो बाइनरी हाइपोथेसिस है, उसमें कौन आता है? तो चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना क्या? ग्रह से रिलेटेड यानी प्लैनेट से रिलेटेड, तो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस आती है। तो यहां से आपने दो चीजें पढ़ी कि कांत और लाप्लास की नेबुलर हाइपोथेसिस, ये कहां आती है? ये आती है आपकी मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट में। और चैम्बरलिन और मोल्टन की प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस किस में आती है? तो ये आती है आपकी डुअलिस्टिक या बाइनरी हाइपोथेसिस में। राइट, अब आते हैं जेम्स जीन्स, हेरोल्ड जेफरी। इनकी आती है ज्वारीय परिकल्पना। ज्वार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइडल। ठीक है, हाई टाइड्स लो टाइड्स हम पढ़ते हैं, ज्वार भाटा पढ़ते हैं। तो ज्वारीय परिकल्पना यानी ज्वारी जो टाइडल हाइपोथेसिस है वो किसकी? जेम्स जीन्स, हेरोल्ड जेफरी इनकी है। और एच एन रसेल का द्वैतारक सिद्धांत यानी बाइनरी स्टार थ्योरी, ये सब प्रमुख है। तो ये यहां से आपको क्या याद रखना है कि कौन सी थ्योरी मोनिस्टिक में आती है, कौन सी आपकी डुअलिस्टिक में आती है, और कौन से साइंटिस्ट किस थ्योरी से रिलेटेड है। बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब जब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, उसमें कई सारे साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग लॉज दिए कि कुछ के सिद्धांत अलग है, कुछ के सिद्धांत अलग हैं। तो हम पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के संबंध में क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं, किस किस साइंटिस्ट ने दिए हैं। देखिए सबसे आधुनिक सिद्धांत यानी सबसे मॉडर्न, सबसे रीसेंट जो सिद्धांत है वो क्या है? महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसे हम क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी है, उसको कहते हैं। इसको ही हम सबसे ज्यादा आधुनिक और सबसे ज्यादा रीसेंट जो कौन सा आपका सिद्धांत है, जो थ्योरी है, वो बिग बैंग थ्योरी है। अब इसको दिया किसने था? तो बिग बैंग थ्योरी को दिया था आपके जॉर्ज लेमेंटियर ने 1894 से 1966। ये इनका लिखा है। ये देखिए, ये बर्थ वाला ईयर होता है और ये डेथ वाला ईयर होता है। ये लिखा जाता है इस तरीके से। तो अगर आपको नहीं पता है तो ये बर्थ का ईयर होता है, ये डेथ का ईयर होता है। मतलब 1894 में इनका जन्म हुआ था और 1966 में इनकी डेथ हुई थी। तो इन्होंने 1927 में बिग बैंग थ्योरी को का जो बिग बैंग थ्योरी है उसको दिया, जिसे वर्ष 1949 में फ्रेड होयल ने बिग बैंग का नाम दिया। उसके बाद रॉबर्ट वैगनर एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने 1967 में जो आपका ये सिद्धांत था बिग बैंग थ्योरी, इसकी व्याख्या की, इसको डिफाइन किया। राइट, अब क्या हुआ कि जब यह वह अवस्था जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म और सघन बिंदु पर आज से 13.7 या 13.8 यानी 13.7 या 13.8 अरब वर्ष पूर्व केंद्रित था, तब अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु में आकस्मिक विस्फोट हुआ। जिसके बाद क्या हुआ
कि ब्रह्मांडीय पदार्थ चारों ओर फैल गए। मतलब आप समझ लीजिए एक बहुत बड़ा गैस का जो है गोला था, ठीक है, और उसके बाद एक जगह कंसंट्रेटेड था, उसके बाद उसमें एक विस्फोट हुआ जिसके कारण जो आपका जितने जो यूनिवर्स में जो भी मटेरियल है वो चारों तरफ फैल गया, और ये पदार्थ ही अलग अलग जब हो गए तो गैलेक्सी के रूप में हमें दिखते हैं। और बहुत सारी गैलेक्सी हैं, आपको पता है बहुत यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी है, ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सी है। उनमें से एक गैलेक्सी है जिसको हम क्या कहते हैं, अ, आकाश गंगा है, गैलेक्सी को आकाश गंगा कहते हैं। इसमें से एक है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, आकाश गंगा जिसे हम कहते हैं, मिल्की वे भी जिसे कहते हैं। तो मिल्की वे गैलेक्सी है जो हमारी गैलेक्सी है, उसमें आपका सन है, उसमें आपका क्या है, प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो कई सारी गैलेक्सीज बन गई। गैलेक्सियों के अनंत समूह को सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहते हैं। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कहीं भी कि व्हाट इज यूनिवर्स, तो यूनिवर्स इज द कलेक्शन ऑफ वेरियस गैलेक्सीज, ठीक है। नेक्स्ट बात आएगी, तो ब्रह्मांड में लगभग 100 से 200 अरब गैलेक्सी है। समझ लीजिए कितनी सारी गैलेक्सी हैं, और हर गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं। हालांकि ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल क्या, सन प्लस जो अदर प्लैनेट्स हैं उसको मिलाकर हम क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं, यानी सोलर सिस्टम कहते हैं। तो हमारा सौर मंडल स्थित है उसे मंदाकिनी या आकाश गंगा या मेखला कहते हैं। अब जो हमारी गैलेक्सी है जिसमें हमारी हम रहते हैं, बेसिकली अर्थ जिसमें है, सारे प्लैनेट्स हैं और हमारा सन है, तो उसे हम मंदाकिनी कहते हैं या आकाश गंगा कहते हैं या दुग्ध मेखला या मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। तो 100 से 200 अरब गैलेक्सी है। देखिए ये एक बहुत बड़ा कुछ था, गैस का पार्टिकल था, ये गोला था, इस पे बहुत प्रेशर पड़ा या जो भी चीजें चेंजेस हुए, आज से 13.7 13.8 मिलियन ईयर्स अगो ये फूट गया। जब ये फूटा तो अलग अलग ऐसे ऐसे बहुत सारी जगह इसके मटेरियल फैल गए, और ये अलग अलग जो मटेरियल फैला इन सबको क्या कहा गया, गैलेक्सी कहा गया। क्या कहा गया, गैलेक्सी कहा गया। इन अब 100 से 200 अरब गैलेक्सी हैं हमारे यहाँ ब्रह्मांड में, तो उनमें से एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मंदाकिनी, आकाशगंगा या दुग्ध मेखला, जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, और वो हमारी आकाशगंगा है। अब देखिए हमारी आकाशगंगा में लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं, ठीक है। गैलेक्सी में गैलेक्सी के बहुत सारे शेप हैं, ठीक है। कभी हमें इलिप्टिकल, कभी कोई स्पाइरल दिखती है सर्पिलाकार, कोई अनियमित आकार यानी इरेगुलर भी दिखती है। एंड्रोमीडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है। अब कहा जाएगा ना, जैसे हम जब इंडिया पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि इंडिया के पड़ोसी देश कौन से हैं, तो हम पढ़ते हैं नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो वैसे ही जो हमारी गैलेक्सी है तो उसके आसपास भी तो गैलेक्सीज होंगी। तो हमारी गैलेक्सी के सबसे पास में जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमीडा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एंड्रोमीडा हमारी गैलेक्सी के सबसे पास वाली गैलेक्सी है, जो लगभग हमारी गैलेक्सी से 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। तो लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष जो है वो क्या, दूरी की एक इकाई है, दूरी नापते हैं हम इससे। इसे मेसियर 31 भी कहा जाता है। जो एंड्रोमेडा है इसे मेसियर 31 भी कहते हैं। 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के बारे में पूर्व धारणाओं में एवं विभ्रम के विपरीत इस बात के स्पष्ट साक्ष्य पेश किए थे कि आकाशगंगा का आकार दंड सज्जित सर्पिलाकार है, यानी कि बार्ड शेप स्पाइरल है, ठीक है। तो 2005 में ये एक कंपनी है स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, तो इसने ये क्लियर किया था जितने भी मिथ्स थे उसको तोड़ते हुए कि जो हमारी गैलेक्सी है उसका जो शेप है वो बार्ड स्पाइरल है। तारों का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि तारे कैसे बनते हैं, स्टार्स एक्चुअली में है क्या। तो देखिए तारे जो हमारी गैलेक्सी में है वो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही गैसेज हैं, आपको पता है दोनों ही क्या है, गैसेज हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2। हाइड्रोजन और हीलियम की संगठक निहारिकाओं यानी नेब्यूला से होता है। तो हाइड्रोजन हीलियम गैसेज मिलके एक गैस का गोला बनाते हैं जिसे हम नेब्यूला बोलते हैं। उससे क्या होता है, तारे बनते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल से, अब क्योंकि तारे हैं उसमें गैसेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो जो गैस और धूल के बादलों का गोले के आकार में संगठन, गति, उच्च ताप संलयन अभिक्रिया से तारे का निर्माण होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि तारा कैसे बनता है, स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब हाइड्रोजन हीलियम गैस आपस में मिलती है उसके बाद उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उससे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है किसे, गैस को, जो गैस के पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं धूल के,
और जो बादलों का गोले आकार में संगठन और उसमें एक गति आ जाती है। उस और हाई टेम्परेचर तो होता ही है, क्योंकि गैस का गोला है तो हाई टेम्परेचर होगा। और उसमें संलयन यानी कि फ्यूजन की जो अ, अभिक्रिया है वो होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, तारों का निर्माण होता है। तारे के विकास क्रम में सबसे पहले बात करें तो प्रोटोस्टार बनता है। मतलब जैसे हम हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमारा जब विकास होता है, जब हमारा डेवलपमेंट होता है, तो हमारे डेवलपमेंट में कुछ स्टेजेस होती हैं। देखिए, आपको लगता होगा कुछ लोगों को कि ये जो नोट्स हैं, ये फालतू में मैम पढ़ाती हैं, हमें तो क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो देखिए, केवल आपके पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, अब तो हमारी 2K की फैमिली हो गई है भाई, 2K की फैमिली हो गई, तो 2K में अगर 20 बच्चा भी ऐसा है जिसे थ्योरी की ज़रूरत है, तो मैं थ्योरी पढ़ाऊँगी, ठीक है? क्योंकि थ्योरी से बाकी चीज़ें क्लियर होती हैं। आपको नहीं देखना है तो आप सिंपली इसको स्किप कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप थ्योरी देखें ही। आप सिंपली क्वेश्चंस भी देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, जैसा आपकी नीड हो। तो देखिए, जैसे मनुष्य के जीवन काल में स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, विकास की। जैसे पहले वो क्या होता है, चाइल्डहुड होता है उसका, शैशवावस्था होती है। फिर उसकी क्या होती है, एडोलेसेंस आती है, किशोरावस्था, फिर वो एडल्ट बनता है। एडल्ट के बाद उसकी ओल्ड एज आती है। तो इस तरीके से हम स्टेज बताते हैं ना, कि पहले बच्चा था, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, किशोर बना, फिर वो एक प्रौढ़ा, मतलब एक कैसे ना एडल्ट स्टेज में आया, एक उसके बाद वो ओल्ड स्टेज में आ गया, वृद्धावस्था में आ गया। तो इस तरीके से स्टेजेस बताते हैं। वैसे जब तारा बनता है, उसको बताने का बस एक मकसद था कि स्टेजेस को क्यों पढ़ रहे हैं। तो किसी चीज की जो स्टडी जब हम करते हैं, तो जब स्टेजेस में करेंगे तो हमको उसके पूरे विकास क्रम को जब आप समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो जब तारा भी बनता है तो सबसे पहले क्या, प्रोटोस्टार बनता है, ठीक है? प्रोटोस्टार, उसके बाद तारा विकास की मुख्य अवस्था यानी कि मेन सीक्वेंस स्टार में प्रवेश करता है। तो इसकी पहली स्टेज क्या हो गई, पहले प्रोटोस्टार बना, फिर मेन सीक्वेंस सुपरस्टार में गया, ठीक है? उसके बाद ये तारा बनेगा। सूर्य के आकार का तारा इस अवस्था में 9 या 10 बिलियन वर्ष तक रहता है। अब देखिए, मेन सीक्वेंस स्टार की स्टेज में, वो जो स्टेज है, एक प्रोटोस्टार की स्टेज हो गई पहली, मैंने आपको बताई। सेकंड स्टेज आपकी मेन सीक्वेंस स्टार हुआ। मेन सीक्वेंस स्टार जो है, उस स्टेज में अगर कोई तारा, यहाँ पे रेफरेंस दिया जा रहा है कि अगर सूर्य के आकार के बराबर का कोई तारा है, याद रखिएगा सूर्य एक तारा है, ठीक है? सन एक स्टार है, क्योंकि सूर्य क्या है, आग का एक गोला, गैस का एक गोला है। तो सूर्य एक क्या है, तारा है। तो अगर सूर्य के आकार का कोई तारा है, तो वो इस मेन सीक्वेंस स्टार वाली स्टेज में 9 से 10 बिलियन ईयर्स तक रह सकता है। इसके बाद तारे हाइड्रोजन ईंधन, तारे में जो हाइड्रोजन है, हमने पढ़ा ना हाइड्रोजन और हीलियम है। तो हाइड्रोजन क्या है, वो घटने लगता है, नष्ट होने लगता है, और वो तारा क्या होता है, डेथ की तरफ जाने लगता है। जैसे जब आप एडल्ट होते हैं, जब आप जवान होते हैं, तो आपको लगता है मेरी बॉडी तो पूरी मतलब एनर्जी से भरपूर है। उसके बाद जब आप ओल्ड एज की तरफ जाने लगते हैं, तो आपको अलग अलग तरह की बीमारियां घेर लेती हैं, हड्डियों की, हार्ट की, बीपी, शुगर। तो आप फिर आपको एहसास होने लगता है कि अब मैं धीरे धीरे हर दिन के साथ डेथ की तरफ जा रहा हूँ, ओल्ड एज के साथ। तो उसी तरीके से जब हाइड्रोजन ईंधन कम होने लगता है, नष्ट होने लगता है उस तारे का, तो वो जो तारा है वो मृत्यु की ओर जाने लगता है। तो किसी तारे की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है, ठीक है? सूर्य के आकार यानी 1 सोलर मास के तारे की अवधि 9 या 10 बिलियन वर्ष होती है। देखिए, यहाँ पर लिखा है ना, मेन सीक्वेंस स्टार वाली जो स्टेज होती है, उसी में सबसे ज्यादा वो जिंदा रहता है। उसके बाद उसका ईंधन खत्म होने लगता है, हाइड्रोजन खत्म होने लगता है, और स्टार जो है वो डेथ की तरफ जाने लगता है। तो अगर सूर्य के बराबर कोई तारा है, तो वो 9 या 10 बिलियन ईयर्स उसकी एज होती है। तारा जितना बड़ा होता जाएगा, उसकी जीवन अवधि उतनी ही कम होती जाएगी। ये याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा है कि साइज अगर बड़ा होता जाएगा तो उसकी जीवन अवधि कम होती जाएगी। सूर्य से 100 गुना या अधिक बड़े तारे जिसकी सतह पर का तापमान 30,000 केल्विन से अधिक हो, उसकी अवधि कुछ मिलियन ईयर्स ही होती है। क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा, उतनी ज्यादा गैस होगी, और जितनी ज्यादा गैस होगी, तो जब उसकी डेथ वाली स्टेज, जब वो मेन स्टार सीक्वेंस स्टेज को क्रॉस करेगा, तो उस उतना ही उसका ही हाइड्रोजन लॉस जल्दी होगा, तेजी से होगा, ठीक है? जितना तेजी से होगा, तो उतनी ही जल्दी वो तारा डेड हो जाएगा। विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर एक तारा फिर वृद्धावस्था, जैसे हम जाते हैं ओल्ड एज में, उसकी तरफ ये अग्रसर होता है, जिसमें उसकी बाहरी सतह फैलती है और वो ठंडा होता है, ठीक है? आपने अगर पढ़ा होगा, फिजिक्स में नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊंगी। देखिए, सरफेस एरिया जो होता है ना, सरफेस एरिया
जो है टेम्परेचर से उसका रिलेशन होता है। सरफेस एरिया आप देखते होंगे जब ठंड होती है तो गाय भैंस या कुत्ते जानवर आप देखते होंगे तो वो ऐसे ऐसे देखिए सिकुड़ कर यूं ऐसे सिकुड़ कर पैर वैर सिकुड़ के ऐसे लेट जाते हैं। क्यों? इससे क्या होता है, उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है। जब सरफेस एरिया कम हो जाता है, ठीक है, देखिए सरफेस एरिया जो है वो प्रोपोर्शनल होता है आपके टेम्परेचर लॉस के। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है टेम्परेचर लॉस मतलब जो हीट लॉस है वो उतना ही ज्यादा हो जाता है, और जब सरफेस एरिया जितना कम होता है तो हीट लॉस उतना ही कम होता है। तो जब ये अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, आपने देखा होगा ठंड में अक्सर जो सड़क पे कुत्ते वगैरह लेटते हैं, सिकोड़ लेते हैं, तो इससे इनका सरफेस एरिया कम हो जाता है और फिर इनका जो हीट लॉस है बॉडी से वो भी कम हो जाता है। राइट? तो वो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। तो जितना बड़ा तारा होगा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होगा, तो उसका हीट लॉस उतना ही ज्यादा हो जाएगा, और हीट लॉस जितना ज्यादा होगा तो वो उतना ठंडा होता जाएगा और उसकी डेथ होती जाएगी, क्योंकि वो जिंदा तभी तक है जब तक उसमें टेम्परेचर है। ये यही चीज यहाँ पर आपको लिखी है। और जैसे वो बाहरी सतह फैलती है वो ठंडा होता है, उसकी चमक कम हो जाती है। ठीक है, तो टेम्परेचर की वजह से जो है हमें चमक दिखती है। इस स्थिति को रक्त दानव या रेड जाइंट या सुपर रक्त दानव यानी रेड सुपर जाइंट कहते हैं। इसके बाद क्या होता है? अब आपने इतना समझ लिया। इसके बाद बचता क्या है तारे में? हीलियम, क्योंकि हाइड्रोजन तो नष्ट हो रहा है समय के साथ। अब हीलियम कार्बन में और कार्बन अन्य भारी पदार्थों जैसे कि लोहा आदि में परिवर्तित होने लगता है। इसके बाद क्या होता है? तारे में एक विस्फोट होता है, बहुत तीव्र विस्फोट होता है, ठीक है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट, राइट? सुपरनोवा विस्फोट रक्त दानव या सुपर रक्त दानव अवस्था में क्रमशः नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारा क्या होता है? अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दशाओं, एक होती है कृष्ण वामन यानी ब्लैक डॉर्फ, एक होती है न्यूट्रॉन स्टार, और एक होती है आपकी न्यूट्रॉन स्टार या इसी को ब्लैक होल में से कोई एक प्राप्त करता है। ठीक है, अब देखिए जो आपका रेड जाइंट या सुपर रेड जाइंट में वो कन्वर्ट हुआ था, ठीक है, उसमें विस्फोट हुआ, तो नोवा या सुपरनोवा विस्फोट पे डिपेंड करता है। के बाद जब ये डेड हो जाता है, डेड हो जाती है स्टार की, तो वो 3 चीजों में कन्वर्ट हो सकता है। या तो वो क्या बनेगा? कृष्ण वामन यानी कि ब्लैक ड्वार्फ बनेगा, या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, या तो वो ब्लैक होल बनेगा, कृष्ण विवर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इनमें से कोई एक रूप वो प्राप्त कर लेगा। अब देखिए विवरण इसका दिया हुआ है। सूर्य सदृश छोटे तारे, रक्त दानव जो है आपका के पश्चात जो नोवा विस्फोट होता है, तो नोवा विस्फोट के बाद यदि अवशेष सौरिक द्रव्यमान यानी सोलर मास के 1.44 गुने की सीमा के अंदर है तो वो व्हाइट डॉर्फ बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्राइटेरिया दिया है कि वो जो आपने ब्लैक होल किस सिचुएशन में वो ब्लैक होल बनेगा, किस सिचुएशन में वो ब्लैक डॉर्फ बनेगा, और किस सिचुएशन में वो आपका न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर जो सोलर मास से 1.44 गुने की सीमा के अंदर होगा, जो भी टुकड़ा बना है विस्फोट के बाद, सुपरनोवा विस्फोट के बाद या नोवा विस्फोट के बाद, तो वो तारा व्हाइट डॉर्फ बनेगा। अंत में ये ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप। तो आपने सीमा क्या पढ़ी? 1.44 गुने से कम। अगर 1.44 सोलर मास जो है, अब आप कहेंगे 1.44 को आइडियल क्यों लिया? इसको आइडियल लिया क्योंकि इसको एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था चंद्रशेखर, तो इसे चंद्रशेखर लिमिट कहा गया। तो चंद्रशेखर लिमिट क्या है? 1.44 सोलर मास। सौरिक द्रव्यमान का मतलब क्या है? सोलर मास। ठीक है, तो ये हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया है, ये 1.44 सोलर मास जिसे चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। तो इससे कम है अगर मास, तो क्या बनेगा? वो व्हाइट डॉर्फ बनेगा, जो कि आगे चल के ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार कब बनेगा? जब आपका जो रेड जाइंट है, सुपर रेड जाइंट के पश्चात सुपरनोवा विस्फोट होता है, तो 1.44 सोलर मास से 3 सोलर मास, ठीक है, ये आपको लिमिट दे दी 1.44 से कितना? 3 सोलर मास। ठीक है, इतना अगर उसका रह जाता है द्रव्यमान, तो न्यूट्रॉन स्टार में या पल्सर के रूप में वो परिवर्तित होने की संभावना उसमें होती है। तीसरा हमने क्या पढ़ा? ब्लैक होल के बारे में। ठीक है, ब्लैक होल या जिसे हम बड़े आकार का तारा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद अगर 3 सोलर मास से ज्यादा उसका मास है, ठीक है, तो आपका ये किसमें कन्वर्ट होगा? तारा कृष्ण विवर या ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से आपको समझ में आया कि जो चंद्रशेखर लिमिट है उसका हम यूज क्यों करते हैं कि जब भी सुपरनोवा या नोवा विस्फोट होता है किसी तारे में, जब वो डेड हो जाता है, उसमें जब विस्फोट होता है, तो जिस आकार में वो टूटेगा
उस आकार के बेसिस पे डिसाइड होगा कि वो आगे चल के किसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए हम यूज करते हैं चंद्रशेखर लिमिट का। इंडियन अमेरिकन फिजिसिस्ट थे आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उन्होंने 1931 में 1.44 सोलर मास की ये सीमा यानी कि एक स्टैंडर्ड दिया था जिसके अंदर के तारे को श्वेत वामन बनते हैं, और जिससे 1.44 से लेकर 3 तक वाले न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं, और 3 से ज्यादा वाले आपके क्या होते हैं, कृष्ण विवर या ब्लैक होल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। याद रखना है हमें कि 1.44 सौरिक द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे तारे के द्रव्यमान को सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो विस्फोट के बाद जो द्रव्यमान बचा है उससे जो हम डिसाइड करते हैं कि वो आगे क्या बनेगा। राइट, अब देखिए ये पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि विकास की मुख्य अवस्था का किस आकार का तारा विस्फोट के बाद 1.44 सोलर द्रव्यमान की सीमा के अंदर अवशेष के रूप में बचता है, किंतु ऐसा माना जाता है कि सूर्य के 8 गुने आकार तक के तारे में जब विस्फोट होता है तो 1.44 सोलर मास के बराबर अवशेष बचता है। ठीक है, इससे बड़े तारे के अवशेष 1.4 सोलर मास से अधिक होते हैं। तो अगर कोई तारा सूर्य के द्रव्यमान से 8 गुना, सूर्य से 8 गुना ज्यादा बड़ा है, तो ऐसा माना जाता है कि उसमें जब विस्फोट होता है तो 1.44 सोलर मास के बराबर मास बचता है अवशेष। ठीक है, इन्हीं तारों को ब्लैक होल बनने की संभावना होती है। ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है। राइट, और इससे गुजरने वाली कोई भी वस्तु इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकती है। याद रखिएगा, ब्लैक होल में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। चंद्रशेखर, जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे, उन्होंने जनवरी 1935 में लंदन की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की एक मीटिंग में अपना जो ओरिजिनल रिसर्च पेपर था उसको प्रस्तुत किया और बताया कि सफेद बौने यानी कि व्हाइट डॉर्फ तारे के निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में वृद्धि नहीं हो सकती। मतलब अगर वो व्हाइट डॉर्फ है तो उसके बाद उसके द्रव्यमान में वृद्धि नहीं होगी। फिजिक्स के क्षेत्र में 1983 का नोबेल पुरस्कार डॉक्टर एस चंद्रशेखर और डब्ल्यू ए फाउलर को कंबाइंडली दिया गया था। और सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारा एक मृत्यु दशा को प्राप्त कर लेता है। सुपरनोवा एक मृत्यु प्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। तो सूर्य हमारी गैलेक्सी यानी आकाशगंगा के तारों में से एक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर्य एक तारा है, एक स्टार है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र यानी कि गैलेक्टिक सेंटर की परिक्रमा करता है। ठीक है, गैलेक्टिक सेंटर से लगभग 7.94 केपीसी और 25.896 26,000 प्रकाश वर्ष की औसत दूरी, लगभग 720,000 किलोमीटर पर घंटा औसत गति के कारण सूर्य को इसकी परिक्रमा करने में 2.5 से 25 करोड़ साल लगते हैं। अपनी गैलेक्टिक केंद्र, जैसे सूर्य, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो एक परिक्रमा कितने दिन में पूरा जो है आपका जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, तो और पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है, ये हमने पढ़ा है। तो उसमें टाइम लगता है, आप जब धुरी पर घूमती है तो 24 घंटा लगता है, जिसको हम एक दिन कहते हैं। और जब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर जब आपका लगाती है तब क्या होता है, 365 डेज साल बनता है। तो उसी तरीके से जो आपका जो सन है वो अपनी गैलेक्सी, जो गैलेक्टिक सेंटर है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो उसको 2.5 से 25 करोड़ लगते हैं साल। पूर्व में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन 1985 में गैलेक्टिक केंद्र को लगभग 27,700 प्रकाश वर्ष दूर माना था। परिक्रमा की ये अवधि जो है आपकी, वो ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मिक ईयर कहलाती है। ठीक है, तो कॉस्मिक ईयर आपने जान लिया। जो सन है वो अपने गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर जिस टाइम में चक्कर लगाता है, जिसे 22.5 या 25 करोड़ बोला गया है साल लगते हैं, उसे ही कॉस्मिक ईयर कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट अपनी धुरी पर बात हो रही है। ठीक है, अपनी धुरी पर सूर्य पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करता है, जो लगभग 25 दिन विषुवत रेखा से 36 पृथ्वी दिवसों यानी ध्रुवीय भाग में पूर्ण करता है। तो जो आपका विषुवत रेखा है तो है इक्वेटर पे 25 दिन, और पोल्स पर 36 अर्थ डेज में ये पूर्ण करता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के से लगभग 109 गुना बड़ा है, मतलब कि 109 गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी से, याद रखिएगा। और 13 सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, 13 लाख गुना। चलिए, व्यास की यहाँ पर बात हो रही है। व्यास 109 गुना बड़ा है और जो सूर्य का साइज है पृथ्वी से वो 13 लाख गुना बड़ा है।
निर्वात आपको पता है निर्वात क्या होता है? निर्वात को हम वैक्यूम बोलते हैं। देखिए, आपने मीडियम पढ़ा है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। ये क्या होते हैं? मीडियम होते हैं। मीडियम किसी भी तरंग को या किसी भी चीज को ट्रैवल करने के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन निर्वात को हम क्या कहते हैं? निर्वात एक ऐसी चीज है जहां पर कोई मीडियम नहीं होता है, ना सॉलिड होता है, ना लिक्विड होता है, ना गैस होता है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁵ की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी जो है वो प्रकाश वर्ष कहलाती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁵ होती है। तो ये यूनिट्स के बारे में दिया है। आपका एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है मीटर में 9.46 इंटू 10⁻15, किलोमीटर में 9.46 इंटू 10⁻12, मिलीमीटर में 9.46 10⁻18 और खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 6.32 इंटू 10⁻4। माइल्स में बात करें तो 5.8 इंटू 10⁻12 और चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं, जो कि हमने पढ़ा था ना कि अगर 1.44 सोलर मास से 3 सोलर मास तक के बीच का अगर अवशेष बचता है आफ्टर सुपरनोवा विस्फोट तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनता है। तो क्या होता है? कैसे न्यूट्रॉन स्टार? जब चंद्रशेखर सीमा से अधिक, क्योंकि हमने पढ़ा है 1.44 से 3, तो ऑब्वियस सी बात है 1.44 से ज्यादा है, जो कि चंद्रशेखर लिमिट है उससे ज्यादा है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इतना ज्यादा उनको वेलोसिटी मिल जाती है कि वो न्यूक्लियस को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और न्यूट्रॉन्स बच जाते हैं। इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। क्वासर एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो क्वासर के बारे में पूछे तो क्वासर क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो ऊर्जा उत्सर्जित करता है। आकाश में दिखने वाले तारों का ऐसा समूह जो हमें निश्चित आकृति के रूप में व्यवस्थित दिखता है उसे हम तारामंडल कहते हैं, या नक्षत्र या कॉन्स्टिलेशन हम बोलते हैं। तारों का एक समूह जो एक आकार में हमें दिखता है उसे हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं। ठीक है, उसमें से सप्तऋषि तारामंडल में ध्रुव तारा, जिसे हम पोलर स्टार कहते हैं, उससे हमें जो है संकेत प्राप्त होता है। ध्रुव तारे से कैसे? अगर आप ध्रुव तारा पहचान गए तो आप जिस दिशा में ध्रुव तारा होता है वो दिशा उत्तर दिशा होती है। ठीक है, तो उत्तर दिशा को पहचानने में हेल्प करता है। ओरियन नेबुला, नेबुला आपको पता है गैस का एक गोला होता है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारों का समूह है, तो याद रखिएगा ओरियन नेबुला। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, बीटल ग्यूस ओरियन, ये सब याद रखने हैं, ऐसे ही नहीं, बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। ओरियन नेबुला सबसे चमकीला तारा, प्रोक्सिमा सेंचुरी सन के बाद अर्थ के सबसे पास जो तारा है। सबसे पास कौन सा है? सन है। सन के बाद कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और बीटल ग्यूस ओरियन ये एक ऐसा स्टार्स का ग्रुप है, दूसरा सबसे चमकीला तारा है। ठीक है, ये पृथ्वी से लगभग 650 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस पर है। सबसे पहले 1836 में सर जॉन हर्शल ने देखा। किसको? आपके बीटल ग्यूस ओरियन को हर्शल, जॉन हर्शल ने। लेकिन 1995 ने हब्बल दूरबीन ने इसका चित्र खींचा। एक है आपका मैं दूरबीन, उससे इसका चित्र खींचा गया। सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचा जाने वाला पहला चित्र था। तो ये हब्बल दूरबीन से कौन से तारे का? बीटल ग्यूस ओरियन का चित्र खींचा गया। तारे उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुव यानी नॉर्थ एंड साउथ सेलेस्टियल पोल्स के चारों ओर खगोलीय विषुवत रेखा ने सेलेस्टियल इक्वेटर के समांतर चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं। नॉर्थ और साउथ खगोलीय ध्रुव जो है आपका भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव यानी ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल्स के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। ये सब आपको बताई गई चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फैक्ट्स आप देख सकते हैं। खगोलीय विषुवत रेखा पृथ्वी की विषुवत रेखा से लगभग ऊपर और ध्रुवों पर सदैव 90 डिग्री पर होती है। आप इक्वेटर आपको पढ़ाया ही है, इस तरीके से इक्वेटर ऊपर जाती है और फिर यहाँ पर पोल्स पर एक हमें डॉट के फॉर्म में दिखती है, एक्चुअली डॉट नहीं होता, वो काफी डिस्टेंस होती है। तो वहां पर भी ये आपकी लाइन के फॉर्म में होती है और 90 डिग्री पर होती है। ये क्षितिज पर पूर्व और पश्चिम के बिंदुओं का अंतरोध करती है। खगोलीय ध्रुवों के अंशों यानी डिग्री की संख्या क्षितिज विषुवत रेखा के अक्षांशों के बराबर होती है, ये हमने पढ़ा है। और यदि कोई प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो निश्चित ही वह विषुवत रेखा पर है। और अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाशगंगा का रंग काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है।
ठीक है, वायुमंडल होगा तभी आकाश का रंग नीला दिखाई देगा। एटमॉस्फेयर नहीं है अंतरिक्ष में, इसलिए उसे जो आकाश का रंग है वो काला दिखाई देता है। हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण हमें क्या दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और क्योंकि वहां हमारे पास एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या है? गैसेस हैं, ठीक है, पार्टिकल्स हैं। लेकिन वायुमंडल जो आपका अंतरिक्ष है, स्पेस है, वहां पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए हम अंतरिक्ष का से जो है वो काला रंग दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ पर कुछ ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देती हूँ सो दैट पूरा आपको विजिबल हो। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये ग्रहों के नाम दिए हैं। और ये आपको टेबल दी गई है जिसमें द्रव्यमान, व्यास, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण, घूर्णन अवधि, दिन की अवधि, सूर्य से दूरी, उपसौर, अपसौर जिसे एपिहीलियन, पेरिहीलियन कहते हैं, और कक्षीय अवधि यानी डेज, तापमान, उनके उपग्रह और वलय मतलब जो रिंग्स हैं उसके बारे में दिया है। तो देखिए ये मैं कहूंगी नो डाउट काफी इंपॉर्टेंट टेबल है। और अगर आपके पास घटना चक्र है तो बिल्कुल भाई आप इस टेबल को पढ़ें। और अगर आपके पास नहीं है तो ये देखिए मैंने हटा लिया है सब कुछ और इसको एक उसमें कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट सिंपली ले लें और कहीं भी नोट कर लें। राइट, इसमें अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं कि इंपॉर्टेंट क्या है मैम बता दीजिए, तो मैं इंपॉर्टेंट अगर आपको बताऊं तो इंपॉर्टेंट में आप एक तो देख लीजिए ये घूर्णन अवधि। ठीक है, घूर्णन अवधि इंपॉर्टेंट है, दिन की अवधि। ठीक है, और डेज ले सकते हैं आप। डेज के बाद आप थोड़ा टेम्परेचर देख सकते हैं। उपग्रह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार उपग्रह देखिए, देखिए यहाँ देख सकते हैं बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रह किसे हम कहते हैं? सैटेलाइट को। और वो उपग्रह कौन है? नन अदर देन चंद्रमा, चंदा मामा। ठीक है, चंदा मामा दूर के जो हैं वो हमारे पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह हैं, सैटेलाइट है और नेचुरल सैटेलाइट है। मतलब कि सैटेलाइट तो हम आर्टिफिशियल भी भेजते हैं ना प्लैनेट्स में, तो ये एकमात्र पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है। उसके बाद देखिए मंगल के पास 2 सैटेलाइट हैं, बृहस्पति के पास 80 सैटेलाइट हैं, शनि के पास 84 सैटेलाइट है, और अरुण के पास 27 और वरुण के पास 14 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, और बाकी आप वलय रिंग्स जिसे हम कहते हैं रिंग्स, तो देखिए बुध के पास नहीं है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के पास नहीं है, लेकिन बृहस्पति के पास रिंग्स हैं, शनि के पास रिंग्स हैं, अरुण के पास रिंग्स हैं और वरुण के पास रिंग्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सब ये गुरुत्वाकर्षण, घनत्व, तो ये सब इंपॉर्टेंट इतना नहीं है जितना मैंने आपको बताया। ये 4-5 चीजें ये जरूर, ये वलय वाली बात 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें आप जरूर याद करिएगा। अगर क्वेश्चन बनता है तो इन 6 चीजों से ही बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये था चार्ट के बारे में। तो चलिए अब हम पढ़ लेंगे क्या, क्वेश्चंस पर आ जाएंगे अब हम। चलिए क्वेश्चंस पर आएंगे। तो ये हो गया हमारा क्या क्वेश्चन। चलिए चलिए क्वेश्चंस पर आएंगे हम। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, चेंज कर लेते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। पहला क्वेश्चन है हमारा, तो महाविस्फोट सिद्धांत, ठीक है, किससे संबंधित है बताएंगे आप? तो महाविस्फोट सिद्धांत जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी। अभी हम इतनी थ्योरी पढ़कर चले आए, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से संबंधित है, बिल्कुल महाब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। हिमालय, ज्वालामुखी, महाद्वीप से इसका कोई संबंध नहीं है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है आपका बिग बैंग थ्योरी। राइट, चलिए अब मैंने आपको इतना अच्छे से सब थ्योरी पढ़ाई है, तो मैं अब ये नहीं पढ़ाऊंगी। आपका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं यहाँ से, किसने क्या नाम दिया, तो ये मैंने आपको बता दिया है, तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। बिग बैंग थ्योरी किसके ओरिजिन को बताता है? तो ब्रह्मांड के ओरिजिन को, यानी कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसने दिया था या किसके द्वारा विकसित किया था? जिसे कहते हैं ना थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है, तो देखिए थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जिसे हम बोलते हैं, क्या? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। राइट, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किसने दी है? तो ये ए वैगनर ने दी थी। किसने? ए वैगनर ने
थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ऊपर चला गया, यस। देखिए बीपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। जो भी बच्चे बीपीएससी वाले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए थोड़ा सा मैं आपको ये समझा देती हूँ। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हमारे नोट्स में नहीं आया था। देखिए जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो अल्फ्रेड वेगनर ने डेवलप की थी, जो कि हम ऑलरेडी क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। वेगनर के हिसाब से 20 करोड़ साल पहले पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ था, और पेंजिया पहले दो बड़े महापिंड लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तर और दक्षिणी भूखंडों में विभक्त हुआ। इसके बाद लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड धीरे धीरे छोटे हिस्सों में बंट गए, जो आज महाद्वीप के रूप में है। थोड़ा सा मैं इस पर पॉज लूंगी और थोड़ा सा मैं इसमें आपको समझाना चाहूंगी। देखिए पेंजिया के बारे में, बैटरी लो है, एक मिनट, एक सेकेंड, लो हो गई थी। चलिए, तो क्या हम देख रहे थे? यस, मैं पेंजिया आपको बता रही थी। पेंजिया मैंने आपको पहले भी बताया है, बट फिर से बताती हूँ। देखिए एक बहुत बड़ा सा लैंड एरिया है था, आज से 20 करोड़ साल पहले, ठीक है। बहुत बड़ा सा लैंड एरिया था जो कि चारों तरफ से किससे सराउंड था? किससे? वाटर से, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा सा लैंड एरिया जो चारों तरफ किससे सराउंड है? वाटर से। इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया पेंजिया। इसे कहा गया पेंजिया। अब ये जो वाटर है ये एक फोर्स जनरेट करता गया, और इस तरीके से जो लैंड है इसमें दरार, तो यहां से वो दरार बनाता है वाटर। इस तरीके से इधर से भी बनना चालू हुआ। कुल मिलाकर विद द कोर्स ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि ये इस तरीके से स्ट्रक्चर हो गया। मतलब कि ये लैंड एरिया था, चारों तरफ वाटर था, बीच से एक दरार बन गई, ठीक है। जब ये दरार बन गई, ये दरार ने अलग कर दिया, ठीक है। ये नॉर्थ वाले पार्ट को अलग, नॉर्थ साउथ में डिवाइड कर दिया। पूरा जो लैंड एरिया था, ये जो लैंड एरिया है, ये लैंड एरिया एक तरफ, ये लैंड एरिया एक तरफ। अब देखिए जो ये वाला लैंड एरिया था नॉर्थ वाला, इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया लॉरेशिया, ठीक है। इसको लॉरेशिया बोला गया। और जो ये साउथ वाला है इसको क्या बोला गया? गोंडवाना। गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना लैंड, ठीक है, ये बोला गया। तो इस तरीके से यहां से आप देख सकते हैं कैसे पेंजिया क्या था, कैसे गोंडवाना, फिर आगे ये लॉरेशिया, आगे चल के प्लेट, ये जो है नॉर्थ वाला पार्ट बना, फिर गोंडवाना लैंड जो है इधर आपका साउथ वाला पार्ट बना, ठीक है। उसके बाद ये लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड दोनों कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, जिसके बाद जो है 7 महाद्वीप, हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने? 7 कॉन्टिनेंट्स बने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये टूटे और बने। तो ये थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी थी जो मैंने आपको आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकाश गंगा यानी मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। तो किस तरीके से वर्गीकृत की गई है कि जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है वो किस शेप की है? तो देखिए हमने पढ़ा है कि बार्ड शेप का स्पाइरल, बार्ड स्पाइरल शेप, ठीक है। तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में इसका वर्गीकरण किया गया है। विद्युत गैलेक्सी, अनियमित गैलेक्सी, गोलाकार, ये सब गलत है। सर्पिलाकार के रूप में इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है आपका, देखिए बार्ड स्पाइरल लिखा है ना, ये आपको मैंने पढ़ाया भी था अभी नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? चलिए, तो हमने पढ़ा था क्या, एक गैलेक्टिक सेंटर होता है। गैलेक्टिक सेंटर, जैसे हमारे जो प्लैनेट्स है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो उसका सेंटर क्या है? सन। वैसे ही सन भी तो किसी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो उसका एक गैलेक्टिक सेंटर है। आकाशगंगा में जो केंद्र है, तो उसमें सन को कितना टाइम लगता है? तो हमने पढ़ा था क्या कि 22.5 से 25 करोड़ ईयर्स जो है वो लगते हैं, कितने? सन को अपने गैलेक्टिक सेंटर के चारों चक्कर लगाने में। तो देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन है, तो 22.5 नहीं है लेकिन 25 ऑप्शन में है, तो 25 आप टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, और इस अवधि को, ये जो 22.5 करोड़ से 25 करोड़ की जो अवधि है जो सूर्य लेता है परिक्रमा करने में अपने गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर, इसे हम क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर कहते हैं, ठीक है, कॉस्मिक ईयर। नेक्स्ट है, तारे का रंग सूचक है, मतलब तारे में जो जो रंग होता है वो क्या दर्शाता है? तो देखिए तारे में जो चमक है
मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि तारा क्या है, स्टार गैस का एक बॉल है, ठीक है, गैस की बॉल है। तो गैस है तो टेम्परेचर है, और टेम्परेचर की वजह से उसमें कलर है, उसमें जो चमक है वो टेम्परेचर की वजह से है। तो टेम्परेचर की वजह से जो है वो, तो ताप की वजह से क्या है, ताप की वजह से उसमें कलर है, ठीक है। ताप टेम्परेचर की वजह से कलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, टेम्परेचर के बेसिस पर तारों का अलग अलग कलर होता है। देखिए आज सबसे ज्यादा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए नीचे से शुरू करते हैं। 3500 से 2000 केल्विन अगर टेम्परेचर है तो लाल होता है। उससे बढ़ा, यानी कि लगभग 5000 हो गया तो नारंगी, फिर 6000 हो गया तो पीला हो जाएगा, 7500 तो एकदम वाइट, वाइट येलोइश वाइट कलर का हो जाएगा। उससे बढ़ा 10,000 अगर हुआ तो एकदम व्हाइट हो जाएगा, 28,000 हुआ तो ब्लू व्हाइट हो जाएगा, और बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर हो गया तो नीला हो जाएगा। तो ये गलत फहमी मत रखिएगा कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो रेड होगा, नहीं, सबसे कम वाला रेड होता है। रेड के बाद ऑरेंज के बाद येलो, ठीक है, उसके बाद व्हाइटिश येलो, फिर व्हाइट, फिर व्हाइटिश ब्लू, फिर ब्लू। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ से देख सकते हैं, हो सकता है आ जाए क्वेश्चन, कुछ कह नहीं सकते कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो ये सीमा हमने पढ़ी है 1.44 सोलर मास, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। जिसके बाहर तारे जो की है डेथ हो जाती है। डेथ के बाद तारा जब उसमें विस्फोट होता है आपका, नोवा या सुपरनोवा विस्फोट, उसके बाद जो उसका अमाउंट है, जिस शेप जिस साइज का उसका जो द्रव्यमान रह जाता है, जो मास रह जाता है, उसके बेसिस पे हम उसे डिवाइड करते हैं। और उसके लिए लिमिट जो बनाई गई है वो साइंटिस्ट ने दी थी जिनका नाम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर था। तो इसीलिए उस लिमिट को हम चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं उनके सम्मान में, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, कब ब्लैक होल बनेगा, कब व्हाइट डॉर्फ बनेगा, कब ब्लैक डॉर्फ बनेगा, कब न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। तो अब मैं दोबारा से नहीं बताने जा रही क्योंकि वहां पर ऑलरेडी मैंने आपको काफी अच्छे से डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट है, श्याम विवर होता है। श्याम विवर, ब्लैक होल जिसे हम कहते हैं, ब्लैक होल। तो श्याम विवर क्या होता है, यहाँ पूछ रहा है श्याम विवर। तो देखिए श्याम विवर क्या होता है, हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेख, सूर्य पर एक धब्बा, अंटार्कटिका की एक जगह, सिमट गया तारा। तो भाई बिल्कुल, तारे की जो डेथ हो जाती है, जो सिमटा हुआ तारा है, उसे हम ब्लैक होल कहते हैं। इसमें तो आपको कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए, मैंने बहुत डिटेल में टाइम लेके पढ़ाया है। क्यों, पहला लेक्चर है। अगर यूनिवर्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर आगे प्लैनेट्स में जो चीजें हैं वो सब रटने वाली हैं, ठीक है। बहुत उसमें समझने वाला कुछ नहीं है, जो समझने वाला है वो यहीं पर है, वहां पर फैक्ट्स हैं ज्यादा। नेक्स्ट है, तारों के कारण अघटित आकाशीय परिघटना कौन है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना, तो देखिए तारों के कारण यानी स्टार्स के कारण कौन सा इंसिडेंट होता है, ओजोन होल। देखिए ओजोन होल आपको पता है कि जब ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट हो रही है, जो कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ऐसे कुछ रासायनिक तत्व हैं जिसकी वजह से हमारे ओजोन की जो एक लेयर है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, वो अच्छी ओजोन है, उसे गुड ओजोन कहते हैं, गुड ओजोन है वो क्या हो रही है, उसकी जो ये लेयर है वो धीरे धीरे ऐसे करके खराब हो रही है, जिसकी वजह से जो सन से हानिकारक यूवी रेज डायरेक्टली आ रही है वो अर्थ पर आ रही हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। चाहे वो इन्वायरमेंट को हो, चाहे एनिमल्स को हो, चाहे ह्यूमंस को हो, प्लांट्स को, सबको नुकसान हो रहा है। तो ओजोन होल उससे रिलेटेड है, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। इंद्रधनुष का कोई लॉजिक नहीं है, धूमकेतु का लॉजिक नहीं है। कृष्ण विवर ब्लैक होल, भाई वो तारे के कारण ही होता है। तारा जब डेड हो जाता है, ठीक है, तो जिस उस और डेड होने के बाद जब उसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है, और वो विस्फोट के बाद अगर उस टुकड़े की जो मास है वो 3 सोलर मास से ज्यादा होती है, तो उसे वो किस में कन्वर्ट होता है, वो आपका ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। नेक्स्ट है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यानी कि ब्लैक आपका ब्लैक बॉडी, आपका कह सकते हैं ब्लैक होल थ्योरी, सॉरी ब्लैक होल थ्योरी। तो ब्लैक होल थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था, तो देखिए ब्लैक होल थ्योरी और जो चंद्रशेखर लिमिट है वो चंद्रशेखर जी ने दी थी, और उन्होंने ही ब्लैक होल थ्योरी को प्रपाउंड किया था, दिया था। नेक्स्ट है, ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी, तो देखिए आपका जो एस चंद्रशेखर है, उन्होंने ब्लैक होल थ्योरी दी थी और ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। कह रहा है कि जो ब्लैक होल है उसे हम दूरबीन से नहीं देख सकते हैं। तो क्या ये सच है, बताना है हमको, क्या ये सच है? तो बिल्कुल ब्लैक होल एक ऐसा एक का जो अस्तित्व है वो दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, ये बात बिल्कुल सही है। रीजन दिया गया है क्यों नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। भाई दूरबीन से कौन सी चीज देख पाओगे, जहां तक प्रकाश जाएगा, जब प्रकाश ही नहीं होगा तो आप दूरबीन से वो चीज देखेंगे कैसे? अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और वहां पर बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है और आपसे पूछा जाए, आपको आंखों में पट्टी बांधकर आपको कमरे में बंद कर दिया जाए, पूछा जाए बताओ यहाँ क्या क्या है, तो आप कैसे बताएंगे भाई? टच, भाई अब क्योंकि रूम है, पास में चीजें हैं तो टच करके बता देंगे, दरवाजा है, अलमारी है, खिड़की है, जो भी है। लेकिन अब आप ब्लैक होल के पास तो जाके टच कर नहीं सकते हैं। तो वहां पर और अगर आपको लाइट वाले रूम में अगर कहीं जरा सी भी लाइट आ रही है तो आपको दिख जाएगा कि एक अंदाजा लगा लेंगे, नहीं ये चीजें हैं, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है मुझे। तो वहां पर जो लाइट है वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती है, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग है ब्लैक होल में। इस वजह से अगर प्रकाश चला भी गया तो वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। जब वहां लाइट होगी ही नहीं तो वहां से आप कैसे देख पाएंगे? ठीक है, देखिए बच निकलने नहीं देता प्रकाश को भी। तो इस वजह से बिल्कुल रीजन भी करेक्ट है, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग होता है आपके ब्लैक होल में कि वहां पर लाइट भी नहीं जा सकती, जिसकी वजह से नहीं देख सकते हैं आप किसी भी चीज को। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है और उसका रीजन भी सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता, इस गुण का कारण इस है इसका। ठीक है, किसी भी रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देता, किस कारण से, हमें कारण बताना है। ठीक है, बहुत छोटा आकार, बहुत बड़ा आकार, बहुत उच्च घनत्व, बहुत अल्प घनत्व। तो वैसे तो बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है इसलिए किसी भी तरीके के रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देता। अदरवाइज बहुत उच्च घनत्व है, बहुत हाई डेंसिटी है, इस वजह से भी किसी रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देता। नेक्स्ट है आपका सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है भाई? नोवा और सुपरनोवा दोनों में विस्फोट होता है। एक मरने वाला तारा जो एकदम डेड वाली स्टेज में है, एक अपनी ओल्ड एज स्टेज में है, उसे हम सुपरनोवा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, कॉन्स्टिलेशंस हैं। तो हमने पढ़ा था कि 88 तारामंडल हैं हमारे अंतरिक्ष में। तो 88 कॉन्स्टिलेशंस हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के हिसाब से 88 कॉन्स्टिलेशंस हैं, जिसमें अधिकांश को साउथ दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल चीज नहीं है, खगोलीय नहीं है? पल्सर भंगुर तारा, जिसे हम ब्रिटल स्टार बोलते हैं, और देखेंगे कृष्ण मास्टर और क्वासर, यानी ब्लैक होल क्वासर। तो देखिए जो इसमें यहाँ पर आपको सी दिया है, देखिए ये गलत होगा, यहाँ पर ये आपको गलत आंसर दिया है, पता है क्यों? आपने एक यहाँ पर पढ़ा भंगुर तारा, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रिटल स्टार। और जो ब्रिटल स्टार है वो पता है क्या है एक्चुअली में? ब्रिटल स्टार एक तरीके का एनिमल है, एकाइनोडर्मेटा में आता है, एकाइनोडर्मेटा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, देखिए क्वासर आपको पढ़ाया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, खगोलीय है। कृष्ण मास्टर यानी कि जो कृष्ण मास्टर है वो, या वो भी आपका एक खगोलीय, या कह सकते हैं कृष्ण मास्टर तो नहीं पढ़ा, लेकिन एटलीस्ट ये तो नहीं होगा, क्योंकि जो ब्रिटल स्टार है, जो भंगुर स्टार है, जो बी ऑप्शन में दिया है, वो इकाइनोडर्मेटा में आता है भाई, वो इकाइनोडर्मेटा में आता है। और ये एक्वाटिक क्रिएचर हैं, मतलब ऑफ्यूरेडिया में आते हैं उस क्लास में। तो ये भाई ये नहीं होगा, ये गलत है, एकदम गलत है। ठीक है, ये एक्चुअली में गलत है, तो बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा, यहाँ सी नहीं होगा। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट है, सी नहीं। देखिए यहाँ पर फिर दिया भी नहीं होगा। क्वासर एक ताराव्रत स्रोत है। पल्सर देखिए आपको नहीं दिया, भंगुर तारा नहीं दिया, ब्रिटल स्टार जो है वो एक एनिमल है, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। तो बी ऑप्शन सही होगा आपका, सी यहाँ पर सही नहीं होगा, ये गलत दिया है। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है?
पल्सर, ब्लैक होल, क्वासर, ब्रिटल स्टार। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट 1996 में, बी ऑप्शन यहाँ दिया है, बी ऑप्शन करेक्ट है ना। तो वहां पर ऊपर आपको आंसर गलत दिया है, देखिए यहाँ पर पूरा दिया है, पल्सर, क्वासर और ब्लैक होल अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, जबकि ब्रिटल स्टार जो है वो एनिमेलिया में इकाइनोडर्मेटा संघ ऑफियोरेडिया वर्ग से क्लास से है, और ये समुद्री जीव सी स्टार के नाम से जाना जाता के समान है, और दोनों ही समुद्र के नितल पर रेंग कर चलने वाले समुद्री जीव हैं जिन्हें मछली के समीप माना जाता है, अतः ब्रिटल स्टार का संबंध अंतरिक्ष से ना होकर समुद्र से है। तो ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो तारा मंडल कहलाता है। तारा मंडल नहीं दिया है तो नक्षत्र भी उसको कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन जिसे हम बोलते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारा हब्बल। यस, हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है, उस तारे का क्या नाम है? तो हब्बल टेलीस्कोप ने बीटलग्यूज, यस हमने पढ़ा था, बीटलग्यूज सन के बाद दूसरा ऐसा तारा स्टार जिसकी फोटो खींची गई है वो है बीटलग्यूज, ठीक है, हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने खींची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम अपने। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है हमें। कथन क्या है देखेंगे। अह, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान पर बैठे व्यक्ति को क्या दिखाई पड़ेगा? अच्छा ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक अंतरिक्ष यान में बैठा है एक व्यक्ति, उसको आकाश का रंग काला दिखाई देगा, ओके, स्काई ब्लैक दिखाई देगी, बिल्कुल स्काई ब्लैक दिखाई देगी, हमने पढ़ा था, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है, अंतरिक्ष में बैठा है वो, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है। तारे टिमटिमाते नहीं है, बिल्कुल भाई नहीं, उसको दिखेगा कि तारे नहीं टिमटिमा रहे, क्योंकि लाइट नहीं है और वायुमंडल नहीं है वहां पर, तो उसको तारे टिमटिमाते नहीं दिखेंगे। और तीसरी चीज, अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल पे ताप से कहीं ज्यादा है, नहीं भाई तापमान कम होता है अंतरिक्ष में, पृथ्वी तल के ताप से कम है, अधिक नहीं होगा। तो एक और दो आपका सही है, तीन तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो एक और दो सही है, तीसरा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत होगा। अगर अंतरिक्ष में कोई है तो उसे ना तारे टिमटिमाते दिखाई देंगे पृथ्वी पर, और ना ही उसको आकाश का रंग नीला दिखाई देगा, उसे आकाश का रंग काला दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि वायुमंडल हीनता है वहां पर, वायुमंडल है ही नहीं, एटमॉस्फेयर का एब्सेंस है। अंतरिक्ष यान के बाहर बाह्य आकाश का तापमान लगभग 2.7 केल्विन, कितना 2.7 केल्विन कितना हो गया? -270.45 डिग्री सेंटीग्रेड, जो पृथ्वी तल से के ताप से बहुत कम है, तो तीसरा असत्य है, मैंने आपको बताया ना कम है, तो कितना कम है देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो लाइट ईयर आपकी डिस्टेंस की यूनिट है, दूरी की इकाई है, याद रखिएगा, ठीक है, और वैक्यूम में नापी जाती है, वैक्यूम में, निर्वात में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? मतलब अगर हमें दो तारों के बीच में डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम कौन सी यूनिट को यूज करेंगे? तो इसमें हम यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, लाइट ईयर्स, लाइट ईयर्स को हम यूज करेंगे, लाइट ईयर्स दूरी की का मात्रक है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड की गति से वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है निर्वात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित है। तो अगर प्रेक्षक कोई मतलब प्रेक्षक मतलब कोई देख रहा है, कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर है, वो तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है, तो वो किस कहां पर है? तो वो ऑब्वियस सी बात है इक्वेटर पर है, विषुवत पर है, इक्वेटर पर, इक्वेटर पर खड़े होकर अगर कोई देखेगा तो वो तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देख पाएगा, ठीक है, ये हमने पढ़ा है नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाएंगे, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे क्योंकि नोट्स ने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, तो हमें क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट होगा हमारा, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा है था, उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया, ठीक है। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? ठीक है, उसको जाना था जो कि देखिए ये है ईस्ट, सॉरी ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ठीक है। अब उसे पूर्व में जाना था, जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति यहाँ खड़ा है कहीं, ठीक है, यहाँ खड़ा है बीचों बीच में, उसको जाना है किधर? इधर पूर्व में 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर। अब उसके पास कोई यंत्र नहीं था,
उसको जाना है इधर ईस्ट में, पूर्व में, और जो ध्रुव तारा है वो किधर बताता है डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन बताएगा, नॉर्थ की। ठीक है, अब वो उसको ध्रुव तारे से उसने डायरेक्शन देख ली तो वो किधर जाएगा, ध्रुव तारे की दिशा में। भाई देखिए, ध्रुव तारे की दिशा में अगर वो जाएगा तो भाई वो नॉर्थ में नहीं चला जाएगा, ध्रुव तारा तो नॉर्थ में है। ध्रुव तारे से विपरीत में अगर जाएगा तो वो साउथ में चला जाएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे। विपरीत दिशा में जाएगा तो साउथ में जाएगा। ध्रुव तारे से अपनी बाईं ओर, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रख कर चले। बाईं मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग लेफ्ट होता है, तो इधर रख दिया, लेफ्ट, लेफ्ट रख दिया, मतलब माना कि ध्रुव तारा इधर है, लेफ्ट में है, तो इधर ये राइट में चलेगा, तो यस राइट में चलेगा तो वो ईस्ट की तरफ आ जाएगा, पूर्व की तरफ। ठीक है, तो ये तो सही है। ध्रुव तारे को दाहिनी तरफ मतलब अगर इधर रखेगा तो फिर वो किधर चलेगा, इधर वेस्ट की तरफ चलेगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट यहां पर समझिए, जब वो बाईं तरफ रखेगा तो सोच कहेगा कि मतलब सोचेगा कि ध्रुव तारे को अपनी लेफ्ट की साइड रखेगा तो वो राइट की साइड चलना शुरू करेगा, तो वो ईस्ट की तरफ चल लेगा और अपने घर पहुंच जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, तो सप्तर्षि, सप्तर्षि तारामंडल में ध्रुव तारा है। ठीक है, ध्रुव तारे को पोलैरिस संकेत सप्तर्षि तारामंडल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सा अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है, मतलब आपका जो स्पेस टर्मिनोलॉजी है उससे नहीं है। तो टेलीमीटरिंग, भारहीनता, वेटलेसनेस, सिर्फ लूनर, लूनर जो भी है चीज वो चंद्रमा से रिलेटेड है। तो बाइट, बिट बाइट, बाइट आपको पता है ये किससे रिलेटेड है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। इजी क्वेश्चन, कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो ये आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से नहीं रिलेटेड है, बाइट कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27। कभी कभी समाचारों में इवेंट हॉराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द हमें मिलते हैं देखने को, तो ये किस संदर्भ में यूज किए जाते हैं, इवेंट हॉराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल, ये टर्मिनोलॉजी जो है ये किसके रेफरेंस में यूज होती है। तो ये याद रखिएगा, जब आप ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध करते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स जब करते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स में इवेंट हॉराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द का यूज हम करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पूरा दिया हुआ है कि इवेंट हॉराइजन क्या होता है। एक ऐसी सीमा या बाउंड्री है जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों ओर के क्षेत्र को परिभाषित करती है। ब्लैक होल के चारों ओर जो बाउंड्री है उसे इवेंट हॉराइजन कहते हैं। इस सीमा के अंदर किसी भी घटना का प्रेक्षण संभव नहीं है, जो कि हम जानते हैं, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है, इतना हाई डेंसिटी है कि वहां पर सनलाइट भी नहीं, जो आपका प्रकाश है वो भी अगर चला जाता है तो नहीं उसको पार करके बाहर आ सकता है, तो उसके अंदर की किसी भी प्रोसेस को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। सिंगुलैरिटी क्या है, ये अंतरिक्ष काल यानी कि स्पेस टाइम में एक ऐसा स्थल है जहां किसी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है, यानी कि इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, जहां पर किसी भी खगोलीय पिंड का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है इनफाइनाइट हो जाता है, उसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी क्या है, इसमें सभी पदार्थों और बलों को एकल सैद्धांतिक रूपरेखा में सम्मिलित कर ब्रह्मांड के मूल स्तर की व्याख्या कणों के स्थान पर कंपायमान स्ट्रिंग के पदों में की जाती है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड मॉडल, ये क्या है, कण भौतिक यानी कि पार्टिक जो आपका कण भौतिकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पार्टिकल फिजिक्स, यस पार्टिकल फिजिक्स में स्टैंडर्ड मॉडल का एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मांड में ज्ञात 4 मूल बल, उनमें से 3 है विद्युत, चुंबकीय, दुर्बल और प्रबल, की व्याख्या की जाती है। सभी ज्ञात मूल कणों का वर्गीकरण किया जाता है स्टैंडर्ड मॉडल में। तो ये आपको बता दिया गया है, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आपके ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स के में यूज होती है और इनका मतलब भी यहाँ पर आपको समझा दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है, यानी कि टाइम की। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्ष, चंद्रमास, दिन या दिवस, ये सब टाइम की यूनिट है, लेकिन मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम, ये यूनिट नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम जो है वो यूनिट नहीं है, टाइम की यूनिट नहीं है, राइट। ठीक है, वो किसी देश का प्रमाणिक समय होता है, आधिकारिक प्रमाणिक समय होता है जो किसी देशांतर द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो कि मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ाई थी तब मैंने वहां पर आपको बताया था
कि जो लैटिट्यूड्स हैं वो प्लेस को डिसाइड करते हैं, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं यानी जो देशांतर हैं, अक्षांश जो ऐसे-ऐसे होते हैं, पैरेलल्स होते हैं, ये क्या? ये प्लेस को बताते हैं, एग्ज़ैक्ट लोकेशन को बताते हैं। और जो ये आपका लॉन्गिट्यूड्स हैं, जिसे हम देशांतर कहते हैं, ये टाइम को बताते हैं। ठीक है? कम देशांतर विस्तार वाले देशों में सामान्यतः एक प्रमाणिक मानक समय रेखा होती है और हमारे इंडिया में जो रेखा है, जो मानक समय रेखा है, वो 82.5 डिग्री पूर्व है, ईस्ट है, जिसे हम देशांतर रेखा, प्रमाणित समय रेखा आईएसटी कहते हैं। ठीक है? आईएसटी कहते हैं हम इसको। ठीक है? तो ये था आपका पहला टॉपिक, सब टॉपिक कह सकते हैं। तो अभी बहुत सारे टॉपिक हैं। अब देखिए सौर मंडल आप पढ़ेंगे, सौर मंडल में सारे ग्रह पढ़ेंगे, उसके बाद एक सूर्य पढ़ेंगे, फिर 8 ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से 8 ग्रह, सूर्य, अभी 9 टॉपिक तो वो हो गए, 10वां ये हो गया। उसके बाद भी छोटे और छोटे-छोटे 1-2 टॉपिक हैं। तो देखिए आज का जो लेक्चर है वो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुका है, क्योंकि काफ़ी कुछ समझाना था। अब मुझे इतना समझाना नहीं पड़ेगा आपको आगे के टॉपिक्स में। तो उसमें हम 2, 3, 4 टॉपिक एक साथ कवर कर सकते हैं, लेकिन आज का लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है ऑलरेडी। तो अब हम सौर मंडल को, सोलर सिस्टम जो है हमारा, जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, राइट? इस लेक्चर में इसको हम नहीं करेंगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और यस, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। परेशान नहीं होना है, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कंप्लीट कराई जाएगी, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताए जाएंगे। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे कमेंट्स करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते रहें। बहुत मोटिवेशन हमें मिलता है। और इसके बाद वाले जो हैं वो कल से वीडियोज़ मिलेंगे और अब रेगुलर वीडियोज़ रहेंगे और हो सकेगा तो दिन में 2 वीडियोज़ भी मिल सकते हैं आपको। इट्स डिपेंड ऑन माय शेड्यूल। यस, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम सोलर सिस्टम और अदर प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे और जल्दी से हम अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस, कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन देना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।